हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल अवर स्टडी टाइम में आपका स्वागत करती हूं। और मैं मोना चौरसिया लेके आई हूं आपके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चंस जो मैं आपको आज प्रैक्टिस कराने वाली हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एमपी टेट और हाँ, स्पेशली जो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करूँगी, जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बिना टाइम गवाए करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, यानी कि खेल विधि किस पर आधारित है ये बताना है हमें। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन है हमारा कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया क्योंकि खेल विधि है, तो इससे ये आंसर होगा नहीं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, तो ये भी हो सकता है हमारा राइट आंसर। ओके, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें अब 50-50 चल सकता है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर होगी या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होगी। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है कि विकास एवं वृद्धि, जो इसमें क्या विकास और वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होगी। ठीक है, तो ये जो शिक्षण की खेल विधि है वो किस पर आधारित होगी, उस ऑप्शन नंबर सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा कि डिसलेक्सिया संबंधित है। ये जो डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है? ये क्या है, एक मानसिक विकार है क्या? डिसलेक्सिया क्या है, एक मानसिक विकार है या गणितीय विकार है या पठन विकार है या फिर व्यवहारिक विकार है? कभी भी ये डिसलेक्सिया सिया वर्ड आ जाए, सिया वर्ड को देखो, और ये जो सिया वर्ड आ जाए या जिया वर्ड आ जाए, तो उसका आंसर हमारा पठन से रिलेटेड होगा, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड विकार होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा, यानी कि पठन विकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे पास है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से बच्चे हैं, जो विशेष रूप वाले बच्चे हैं, उनकी जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ये हो सकता है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन से बच्चे हैं, विशेष प्रकार के जरूरतमंद बच्चे, यानी कि उनको जरूरत है। ठीक है, विशेष रूप से जरूरतमंद के लिए क्या आएंगे, विशेष, एक तो विशेष विद्यालय होने चाहिए और विशेष प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, तो इसका यानी कि स्पेसिफिक टीचर होना चाहिए विशेष बच्चों के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारी स्क्रीन के सामने लिखा है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम जब हम कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं बच्चों को, तो जो अभिप्रेरणा है वो क्या काम करती है? पहला ऑप्शन है कि सीखने वालों की स्मृति को तेज करेगी, स्मृति को, मेमोरी को तेज करती है क्या? पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करती है, अलग अलग करती है क्या पुराने अधिगम को नए अधिगम से? या एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है? तो गाइस सोचिए कि इसका राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर द। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, यानी कि सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या काम करती है, जो सीखने वाले हैं यानी कि नए सीखने वाले हैं उनमें सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। किसका सृजन करती है? रुचि का। अगर बच्चा अभिप्रेरित है, उसको अभिप्रेरणा दी जा रही है, तो वो उसमें क्या होगी, रुचि का सृजन होगा, यानी कि रुचि लेगा वो पढ़ने में, अधिगम करने वो क्या लेगा, रुचि लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा कक्षा 5 की बात की जा रही है इसमें कि कक्षा 5 में न्यून दृष्टि, यानी कि दृष्टि क्या है, न्यून, यानी कि कम दिखाई देने वाले बच्चे को, यानी न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ कर देना चाहिए, कि अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, या फिर उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, या कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, यानी कि ऑडियो सीडी के जरिए बच्चे की क्या हम सहायता करें, या फिर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पर ये विशेष बर्ताव से तो कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा। माफ़ कर देना चाहिए, ये भी गलत है हमारा। उसके दैनिक, अब मम्मी पापा की क्या मदद करनी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो बचता है वो बचता है ऑप्शन नंबर सा, यानी कि जो सा वो हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा सा। कक्षा में सामान्य रूप से हमें क्या करना चाहिए, सामान्य रूप से उससे बात करनी चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, सामान्य रूप से बात करनी चाहिए। और ऑडियो सीडी, जिससे कि वो बच्चा क्या है, उसको वो देखने में क्या है, कमजोर, तो हम उसके लिए ऑडियो सीडी का उपयोग कर सकते हैं। ऑडियो के द्वारा वो सुनेगा, अब सुनेगा तो वो सीखेगा भी। ठीक है,
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है। यानी श्याम पट्ट है, इसका उपयोग कर रहे हैं। श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। यानी जो श्याम पट्ट है वो श्रव्य साधन है क्या, यानी कि जो हमें सुनाई देता है, जिन साधनों से क्या होता है, हमको सुनाई देता है, श्रव्य साधन है क्या, या दृश्य श्रव्य साधन है, यानी कि वो हमें सुनाई भी देता है और हमें दिखाई भी देता है, या फिर केवल दृश्य साधन है। तो ये तो कोई भी बता सकता है, ये क्या, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बा, यानी कि क्या है, श्याम पट्ट दृश्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। अब यहाँ पर शिक्षण कुशलता की बात की जा रही, तो शिक्षण कुशलता के लिए क्या होना चाहिए, श्याम पट्ट पर लिखना चाहिए क्या टीचर को, या प्रश्न पूछना चाहिए टीचर को, या प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो बिल्कुल ये तीनों ही काम शिक्षक को करने चाहिए। श्याम पट्ट पर भी लिखना चाहिए, प्रश्न भी पूछना चाहिए, और प्रश्नों को हल भी करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो है हमारा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि या फिर चुपचाप बैठा देना चाहिए कि नहीं क्वेश्चन मत करो, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, या फिर ये कह देना चाहिए कि नहीं आप तो अपने आंसर खुद ही ढूंढो। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि बच्चे को अगर अपन दबा देंगे तो क्या है, बच्चे क्या है, दब जाएंगे और फिर वो दोबारा क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को, कि बच्चे प्रश्न पूछें लगातार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, ये सभी को पता होगा, जो किंडरगार्टन पद्धति है वो किसने दी थी, फ्रॉवेल साहब ने दी थी। किसने दी थी, फ्रॉवेल जी ने दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, कि एक अभिभावक क्या करता है, आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप ऑब्जर्व करते हैं कि कोई अभिभावक है वो विद्यालय में कभी भी आपसे मिलने के लिए नहीं आता है, यानी टीचर से अभिभावक मिलने के लिए नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे कि इनके अभिभावक नहीं आते हैं, या अभिभावक को लिखेंगे कि पत्र लिख देंगे कि अभिभावक क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। अब इसमें से हमें दो आंसर ठीक लग रहे होंगे, कि अभिभावक को पत्र लिख देंगे, हम लिख देंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं, कि उनको नोटिस भेजेंगे, या फिर आप स्वयं जाएंगे। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और पता करेंगे कि कारण क्या है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रदायिक जो दृष्टिकोण है इसकी क्या मान्यता है। तो इसका जो ऑप्शन है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो रहा है कि बच्चे वयस्कों के बराबर कैसे हो जाएंगे। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है, तो ये आंसर ठीक लग रहा है, यानी कि जो बचपन है उसमें वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है, यानी कि बचपन में क्या होता है, वृद्धि भी होती है और परिवर्तन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि, यानी एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए बच्चे से कहा जा रहा है कि पढ़ना है। ठीक है, पठन परीक्षण लेने के लिए बच्चा कौन सी क्लास का है, 5वीं कक्षा का है, इसको ध्यान में रखना है। प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि टीचर को क्या करना चाहिए, कौन सा परामर्श दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यानी आप परीक्षा ले रहे हैं बच्चे की और उससे बोल रहे हैं कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। या फिर आप उससे कहेंगे कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उत्तर देने की अनुमति देना। ठीक है, या फिर आप कहेंगे कि निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। या फिर जो चौथा ऑप्शन है वो है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो 5वीं कक्षा का बच्चा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर मुझे ये दा लग रहा है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों, यानी कि परीक्षा में आने वाले जो परीक्षा में आपके समान प्रकार के प्रश्न आएंगे उनको क्या कराएंगे, आप सॉल्व कराएंगे, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा
सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, यानी कि असंगठित घर है उससे आ रहा है बच्चा, तो सबसे कठिनाई कहाँ महसूस करेगा, वो सुनिर्मित पाठों में करेगा या फिर स्वतंत्र अध्ययन में करेगा, नियोजित निर्देश में करेगा या अभ्यास पुस्तिकाओं में करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। ठीक है, स्वतंत्र अध्ययन में वो क्या कठिनाई महसूस करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, छात्र कैसा है, बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे कि वो बुद्धिमान है, ठीक है चलो संतुष्ट रहेंगे, या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे कि वो तो बुद्धिमान है, उसको कार्य देने की क्या जरूरत है, वो उसको तो सब आ जाता है, या फिर वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ये पॉजिटिव वर्ड है, क्या है, अनुप्रेरित या अनुप्रेरणा। ठीक है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, तो अब वो अभिभावक क्या कर लेंगे, बुद्धिमान है। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो सा होगा, क्यों, क्योंकि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, क्योंकि वो बुद्धिमान तो है ही, और अगर एक सही मार्गदर्शन उसको मिल जाए तो वो और काफ़ी अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी कि वो अध्ययन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, चित्तवृत्ति में नहीं है मतलब चित्त मतलब मन, चित्तवृत्ति में नहीं है यानी कि उनका मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, यानी कि उनको अध्ययन करने के लिए रोकेंगे, या उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ, या फिर उन्हें चेतावनी देंगे या उनको डांट देंगे या चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे, आप उनको ये वार्निंग देंगे कि आप प्रधान अध्यापक को, प्रिंसिपल साहब को बता देंगे, या फिर उन्हें उनकी रुचि की बात हो रही है, ये पॉजिटिव वर्ड है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, उनको क्या करेंगे, यानी कि ऑप्शन जो हमारा इसमें दा ही सही लग रहा है, बाकी ये सारे क्या हैं रॉन्ग आंसर दिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दा हमारा सही हो जाएगा। उन्हें उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाएंगे कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, किस में रुचि लेंगे, अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण, कि आपका विषय जो है जैसे मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ्स में वो क्या पढ़ना चाहते हैं, या हिंदी है तो हिंदी में वो क्या पढ़ना चाहते हैं, रुचिपूर्ण, उनकी रुचि देखेंगे कि उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, किस पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो रुचि का तो बच्चों की रुचि का तो विशेष ध्यान हमें देना ही है। इसके बाद हमारा जो 16वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। अब तर्क की बात आ रही है यहाँ पर, किस चीज़ की बात आ रही है हमारी, यहाँ पर आ रही है तर्क की। तो आपको जैसे कि पता होगा कि जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी कि नहीं, तो उसमें ये 4, एक औपचारिक बताई थी, एक मूर्त बताई थी, पूर्व संवेदन यानी कि ये पहली अवस्था है ना, दूसरी, तीसरी और चौथी बताई थी। इसमें तार्किक अवस्था कौन सी है कि बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है, तो वो होती है दूसरी वाली अवस्था यानी कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करने लगता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, 17वें नंबर के क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर किसने बताए थे। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि बच्चों के जो बौद्धिक स्तर यानी कि संज्ञानात्मक विकास के 4 जो स्तर बताए थे वो किसने बताए थे, जीन पियाजे जी ने बताए थे। ठीक है, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदन प्रवणोद अवस्था, दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था और चौथा है हमारा औपचारिक अवस्था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा 18वें नंबर का। उसमें लिखा है अल्पवयस्क बच्चे कैसे हैं, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए, यानी कि अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए अल्पवयस्क बच्चों में, तो अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए संवेदनात्मक। कैसी होनी चाहिए, संवेदनात्मक, ना तो अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए निषेधात्मक, ना अग्र सक्रिय होने चाहिए, ना ही होनी चाहिए उदासीन। उनकी होनी चाहिए जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए संवेदनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है 19 नंबर का। वो बोल रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, सबसे अच्छे तरीके से कहाँ बताया जा सकता है, आप बताइए। ये खेल के मैदान में बताया जा सकता है, या ऑडिटोरियम में बताया जा सकता है, या गृह में बताया जा सकता है, कि विद्यालय एवं कक्षा में बताया जा सकता है। तो सबसे अच्छे तरीके से जो परिभाषित किया जा सकता है वो किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, कहाँ किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा 20 नंबर का। वो बोल रहा है कि को अनुप्रेरित शिक्षण, अनुप्रेरणा की बात आ गई यहाँ पर, अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है।
तो पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कि बच्चे कक्षा में अधिकतम उपस्थिति दें, या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक वर्क करें, जो भी कार्य शिक्षक द्वारा दिया जा रहा है कि वही कंप्लीट करके लाएं वर्क उपचारात्मक, या विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में पूर्ण नीरसता। अगर नीरसता है तो ये अनुप्रेरणा तो इससे होगी ही नहीं, यानी कि बच्चे अनुप्रेरित तो होंगे ही नहीं, मोटिवेट नहीं होंगे इस चीज़ से। वो मोटिवेट होंगे किससे? क्वेश्चन आंसरिंग से। जब अब आप उससे उन बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पुट अप करेंगे, तो क्या है बच्चे क्या आंसर देंगे, फिर एक्साइटेड होंगे और क्वेश्चन करने के लिए। अगर वो सही देते हैं और आप उनको एक शाबाश तरीके का कि वेरी गुड इस टाइप का बोलते हैं, तो क्या अनुप्रेरणा उनको किससे मिलेगी? विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा 21। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि, कक्षा में क्या बनाए रखना है? विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, यानी कि एक शिक्षक को बच्चों में रुचि बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो श्याम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए। श्याम पट्ट का प्रयोग करोगे, आप बोर्ड का प्रयोग करोगे तो क्या बच्चों में रुचि आएगी, या फिर आप उनसे चर्चा करोगे तो रुचि आएगी, या कहानी आप कहेंगे उनसे तो रुचि आएगी, या फिर आप उनसे प्रश्न पूछेंगे। अगर चर्चा और कहानी की बात की जा रही तो आपको उनसे क्या करना है? बच्चों से हमेशा प्रश्न पूछने की बात करनी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? द, यानी कि आप उनसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो है हमारा विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, यानी कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, जिसका ऑप्शन है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, क्या उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है खेलना, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा कि बच्चे खेलने लगेंगे तो जो शिक्षकों का काम है वो आसान हो जाएगा, या फिर यह समय बिताने में सहायक होगा कि समय पास करना है अपन को। तो कभी भी समय पास करने की बात आ जाए तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग कर ही देना है, कभी भी इसको राइट आंसर नहीं लगाना, ये तो हट ही गया। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन है। शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, ये तो हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता, या ये यहाँ भी गलत हो गया। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो ये गलत, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, यानी हमारा दा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो है हमारा परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? एक साधन है। अब कौन सा साधन है ये आपको बताना है, कि अनौपचारिक शिक्षा का साधन है परिवार क्या, या फिर औपचारिक शिक्षा का? तो ये तो गलत ही हो जाएगा, फॉर्मल नहीं है। औपचारिक शिक्षा कैसे हो सकता है? या गैर औपचारिक शिक्षा होगी तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गैर भी नहीं बोल सकते हम। दूरस्थ शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का है कि शिक्षा से बहुत दूर, है ना, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? होगा अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, तो इसका परिवार क्या है? साधन। अनौपचारिक शिक्षा का साधन, क्योंकि बच्चा परिवार में ही बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, और एक शिक्षक विद्यार्थियों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कौन से मूल्यों को विकसित कर रहा है? वो सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। किस तरीके से विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, कि महान व्यक्तियों के बारे में बता दे शिक्षक, या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर रहा है कि नहीं अनुशासित बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, या आदर्श रूप से बर्ताव करे, या फिर उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। ये तो गलत हो जाएगा, अच्छी कहानी सुनाकर तो हम सामाजिक मूल्यों को विकसित नहीं कर सकते, या फिर अनुशासन के बारे में बताएंगे तो ये भी नहीं सही होगा। महान व्यक्तियों के बारे में बताएंगे तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों में जो, अगर हम सही आंसर की बात करें तो इन दोनों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है आदर्श रूप से बर्ताव कर, इनकी उनको क्या आदर्श रूप से हम बर्ताव करेंगे, तभी बच्चे सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा 25 नंबर का। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए आप, एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? एक शिक्षक के लिए क्या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है, या कक्षा में समयानुवर्ती होना है, या फिर विद्यार्थियों यानी कि समय से आना, बिल्कुल समयानुवर्ती मतलब समय के अनुसार सब कुछ करना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना है, या फिर एक सुबक्ता होना है? तो जो शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हो सकता है वो हो सकता है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करो। आप जितने ज़्यादा कठिनाइयों को दूर करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? अगर बच्चा बहुत जल्दी कुछ भी करने लगता है, आपने देखा होगा कई बच्चों के लिए, अगर आप स्कूल वगैरह में पढ़ाते होंगे कि बच्चे बहुत जल्दी अति सक्रियशील होते हैं कि हम ये करते हैं, यहाँ उठेंगे फिर वहाँ जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मतलब बात क्या है, अनदेखा करते हैं, वो जल्दी करते हैं। तो उसके लिए उनके लिए क्या करना चाहिए आपको? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, हैं,
ये करोगे क्या आप, या फिर उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, या फिर उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने को कहेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको आंसर सही कौन सा लग रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए काम देंगे, यानी कि आप उनको काम देते रहो तो क्या है, वो बिजी रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा 27th। बस लास्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। यानी जो पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्ति हैं, यानी कि अलग अलग जगह के व्यक्ति हैं, के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति, जो अभिवृत्ति होती है वो क्या है, साधारणतया किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, या उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, किनके मन पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको अपनी कक्षा में, आपकी जो कक्षा है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बिठाया जाता है, यानी कि 2 मंदबुद्धि बालकों को आपकी कक्षा में भेज दिया जाता है, यानी कि बिठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे कि नहीं, ये बच्चे क्या है, मंदबुद्धि वाला है, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ाएंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते किसी बच्चे के साथ। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बिठाने के लिए कहेंगे। तो ये भी एक तरह से गलत हो गया, क्योंकि आप निषेध कर रहे हैं, और निषेध करने वाले क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट हो उनको आप भी निषेध कर दिया करो, आप भी हटा दिया करो। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, तो आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, कि ऐसे जो विद्यार्थी हैं, इनकी जो मंदबुद्धि विद्यार्थी हैं, उनको सिखाने की क्या है, आप टेक्निक सीखेंगे, तकनीक सीखेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल निषेध नहीं कर सकते कि नहीं हम इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, आप इनको उसी क्लास में भेजें जहाँ पर क्या विशेष टीचर हैं। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा 29। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, साधन संपन्न का मतलब क्या है? उनके पास तो पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए क्या, या ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, या फिर उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनका स्तर मतलब उच्च स्तर के संपर्क होना चाहिए, नहीं कि बड़े लोगों से उनका संपर्क होना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए, या फिर उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो ये प्रसिद्धि तो नहीं होनी चाहिए टीचर की, कि विद्यार्थियों के बीच प्रसिद्धि हो जाए तो ये साधन का काम करेगा, या उनके अधिकारियों से मतलब उच्च अधिकारियों से संपर्क हो तो शिक्षक को जो माना जाएगा कि एक शिक्षक को साधन संपन्न है। ठीक है, या उनके पास पर्याप्त धन हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो गया कि नहीं। अब जो ऑप्शन बचा है वो बचा है केवल सा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थियों की समस्याओं को हल ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी शिक्षण में होने का क्या मतलब है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट है। इसका आंसर आप देंगे कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। जो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो वो कैसे होता है? व्यक्तिगत निर्माण में। किस में होता है? जो संवेग आते हैं बच्चों में उनका समायोजन कब प्रभावी होगा? व्यक्तिगत निर्माण में, या फिर कक्षा शिक्षण में, या अनुशासन में। तो जो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है वो तीनों में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। तो व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, या अनुशासन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप ये ज़रूर बताइए कि आपके जो बाल विकास के क्वेश्चन हैं वो कितने सही निकले हैं, यानी कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर ज़रूर करें कि आपके जो बाल विकास के 30 क्वेश्चन में से 30 कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ठीक है, जिसके भी जितने 18, 19 या 30 में से 30 आए हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच अगेन, वॉच माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।